अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उस दिन हिंदुस्तान की सड़कों पे पूरी आवाम आ चुकी थी, और उस दिन नारे लगे थे कि भगत सिंह तुमको आना पड़ेगा, हुकूमत को जलवा दिखाना पड़ेगा। और एक दो दिन पहले जो उन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स को जो इंटरव्यूज दिए थे, उसमें उन्होंने बोला था कि अब ब्रिटिश हुकूमत 30 साल से ज्यादा यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। और ये कुछ 1990s के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। आज भी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ये वाला इलाका है, जो हमने रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान से उस इलाके को लिया था। और वहां पे आज भी भगत सिंह की मूर्ति है। और जहाँ पे मुझे याद है 2017-18 में हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि एक छोटा सा इवेंट किया था कि हम लोग एक वॉक वॉक थ्रू हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, कि जो आगरा से होते हुए गया था वहां गांव तक। ने जो बाहर से अपने इंपोर्ट करने हैं सारे अरबी हीरोज, तो हमने सारे इंपोर्ट किए फिर अरबी हीरोज, जिसमें हम ज्यादा प्राइड फील ले सकें। जबकि अरब हमें नहीं करता तस्लीम कि हम उनका हिस्सा हैं, लेकिन हम कहते हैं हम जैसे कैसे करके भी हम तो उन्हीं का हिस्सा हैं। ये भी वहां तो करूंगी मैं पानी ही पंजाब नहीं के है। भी। नहीं, मैं वहां तो मारूं की बलोच कर रही हूँ कि ये सारी बातें करने वाले नहीं दहशतगर्द होते, लेकिन मासूमों की जान लेने वालों को भी कुछ ना कहने वाले, उनके ऊपर मुंह सी लेने वाले, वो उनसे भी बड़े दहशतगर्द होते हैं। दफा हाफिज सईद ने धमकी दी थी कि भगत सिंह के मानने वाले जितने हैं वो सब भारत चले जाएं, रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, भगत सिंह के जो घर के जो मालिक हैं, साकिब, वो भी हमारे दोस्त हैं। और कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, हमें अपने पंजाबी होने पे, अपने पंजाब से होने पे, अपने भगत सिंह को अपनाने से और कई अपने जो हीरोज हैं उनको अपनाने से हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमें कोई मसला नहीं होता कि अगर हम लोग सऊदीया के हों, तुर्की के हों, कुवैत के हों, जो जहाँ जहाँ के भी हों, जो भी हों, वहाँ के हीरोज ना भी हों, तो हम उनको हीरोज बनाकर पेश करने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते। और एक भगत सिंह की बात नहीं है, यहाँ पे तो कई गुजर गए। किसको मानते हैं, गौरी, अब्दाली और इन्हीं हाँ, लोगों को अपना समझते हैं। कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है ना, फिर उन कौम में मोहसिन पैदा नहीं होते। बेनजीर भी नाम रखा गया था। ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में जब फैमिली जब वही पैसे ना, दे रही थी तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उनका बोला। भी निसाब में नहीं पढ़ाया गया, सर गंगा राम का नहीं पढ़ाया गया, तो भगत सिंह तो दूर की बात है, वो हिस्ट्री खाली है। बादशाह खान के नाम पे आप देखें तो जैसे गंगा राम सर का आपने नाम लिया, उनका तो आप पूरी आप देखें लाहौर के ऊपर उनकी जो जो करम नवाजियां हैं, वो लाहौर वालों को तो कम से कम याद रखनी चाहिए। आरंग बलोच फरमाती हैं कि बहुत बचपन में से ही उनके बाप जो है, ये भी याद रखिएगा कि स्टेट ने नहीं मारा उनको, बीएलए के थे और बीएलए में ही मारे गए थे। बीएलए के एक्टिव कारकुन थे, और वो भी मैं सारे विद प्रूफ बात करूंगी। और मारूंग बलोच से जब वो पूछा जाता तो वो ये नहीं बताती कोई लेने आया था या नहीं, वो बड़ा वो खूबसूरती से कहती है कि वो जब जा रहे थे उन्होंने क्या रंग पहना हुआ था, मुझे पता तो भाई जा रहे थे वो, तो मैं रोक लेती जाते हुए को, इसका मतलब क्या है कि वो खुद कहीं जा रहे थे, उनको किसी ने उठाया नहीं था। उन्हीं के इंटरव्यू से पता चलता है फिर वो। और ये कोई पहली बार नहीं है जो इनके साथ हुआ ये होगा, पहली इससे ही पहले और बार भी है, लोग। पहले, सॉरी टू इंटरप्ट यू जुनेद, ये मैंने पहले, हाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने कंफर्म किया अपने जराये से। ये इंडिया में पहले भी प्रोपिगेट, कई लोग आए हैं तो उन्होंने कहा पहले भी कई दफा उनको गिरफ्तार, उनको एक दफा भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान में पहली दफा वो गिरफ्तार हुई हैं। बताती हैं कि मैं बहुत छोटी थी, मैं बिल्कुल बच्ची थी, मैं स्कूल जाती थी, तो तब से मेरे वालिद ने हमारी ट्रेनिंग, मेरी, मेरी फूफियों की, मेरी वालदा की, मेरी, हमारे घर की सारी खवातीन की ट्रेनिंग हमारे वालिद ने की। किस लिए ट्रेनिंग की? उन्होंने कहा कि आपने जहाँ जहाँ धरने होने हैं, जहाँ जहाँ एहतजाज होने हैं, आपने जाना है, बैठना है। 6-7 साल से नहीं, वो तो कहते हैं वो खुद जब 6-7 साल से की थी, तब से उनके वालिद उनको भेज रहे हैं धरनों पे, एहतजाज पे। और मैं जी, भी किसी तरीके की दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, अगर वो किसी इनोसेंट को लेके हो रही हो। अगर एक जी, वॉर है, इसको एक्ट ऑफ वॉर ही समझा जाए फॉर द टाइम बिंग, जो चल रहा है बिटवीन बीएलए एंड पाकिस्तान की आर्मी। उसमें भी ठीक है, यार इंसान के, बच्चे की और औरत की या बुजुर्ग, उसमें भी मासूमों की जान लेना भी तो वार में भी, मैं कहती हूँ जंग के भी कुछ असूल होते हैं जनाब। जंग के उसूल होते हैं, लेकिन हजारा एटलीस्ट बरादरी को आपको। खत्म कर दिया आपने। भाई वो जो बेचारे जाते थे जायरीन को, उनको बसों से उतार उतार के उनके बच्चों को, नौजवानों को आप नो नो मार नो देते हैं, नो गले रॉन्ग काट देते हैं, रॉन्ग। बीएलए वाले। आई डोंट थिंक कि हजारा को बीएलए ने मारा था। अगर मुझे याद है तो शायद वो टीटीपी का कारनामा था जो हजारा के साथ टीटीपी हुआ और था बीएलए वाकया। दोनों के कारनामे शामिल है जनाब।
हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रुबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है जुनेद ने और पाकिस्तान से हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जुनेद, बहुत शुक्रिया, एक लंबे अरसे के बाद आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो थैंक यू सो मच। और अमारा मैम, आपका स्पेशली शुक्रिया कि आपने इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मुझे टाइम दिया। और बिल्कुल आप मेरी बहुत बहुत प्यारी बड़ी बहनों की तरह हैं। थैंक यू सो मच कि आप आई मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच बा फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑल राइट, तबीयत का ऊपर नीचे होते रहता है, जुनेद के लिए थैंक यू सही है रिवा। ना। जी। थैंक यू। आज हम दो टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भगत सिंह की बरसी है, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। उनकी हिस्ट्री के हवाले से हमारे हीरोज कौन हैं और भगत सिंह की क्या हिस्ट्री रही, और हमारे जो सकाफत में या हमारे बच्चे आज भगत सिंह को किस तरह जानते हैं, और क्या क्या चल रहा है आज भी, क्या भगत सिंह का नाम जो है हमारी यूथ में जिंदा है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ महारंग बलूच एक करंट टॉपिक भी आपके साथ आपके सामने लेकर आए हैं। आपके साथ उनके व्यूज शेयर करेंगे जुनेद के और हमारा मैम के। जुनेद से आगाज करते हैं भगत सिंह के हवाले से। तो बरसी है भगत सिंह की, क्या कहना चाहेंगे जुनेद आप, और थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी रोशनी डालिएगा। हाँ, देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट ऑफ डे है। ये वो दिन है जिस दिन तय हो गया था कि इससे ज्यादा अब अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे। ठीक है, भगत सिंह की जो अनफॉर्चुनेट जो फांसी हुई थी, अ, एक क्रांति का सक्सेस होना और एक क्रांतिकारी का सक्सेस होना दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन का सक्सेस होना और एक रिवॉल्यूशनरी का सक्सेस होना दोनों डिफरेंट बातें हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी भी सक्सेसफुल थे और उनकी क्रांति भी सक्सेसफुल थी। ठीक है, कुछ चेन ऑफ इवेंट्स को अगर हम क्लोजली देखें तो भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो आपके वो ये जो लाहौर असेंबली जो में जो एक्सप्लोजन वाला जो केस था उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें वो केस बन नहीं रहा था, उसमें फांसी नहीं हो सकती थी। फिर इन्होंने वो जो मिस्टेकन जो आइडेंटिटी का जो केस था सैंडर्स वाला, उसमें इनको ट्रायल किया और उसमें उनको फांसी चढ़ा दी थी। ठीक है, और उससे पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ पड़ा था पूरे भारत में कि नहीं, ये फांसी नहीं होनी चाहिए। आई रिमेम्बर कि गांधी जी जब वो लाहौर में आए थे ट्रेन से, तो उनका स्वागत काले फूलों के साथ लोगों ने किया था, और गले में वो कुछ ऊट पटांग चीजें पहनाई थी कि इतिहास आपको याद रखेगा। उसी टाइम फ्रेम में इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कॉन्फ्रेंस समिट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला था, रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिशर्स को कि आप इनको फांसी ना करें, लेकिन वो चीजें हुई नहीं। बहरहाल इनकी फांसी की डेट 24 दिसंबर को रखी गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि एक दिन पहले ही जेल में इनको फांसी दे दी गई, और फांसी देके जेल के पीछे की दीवार तोड़ी गई थी, और तोड़ के वहां से डेथ बॉडीज निकाल के और इनको डेथ बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ये लोग। तो जो ब्रिटिश जो आर्मी में जो लोग थे, जो पुलिस में जो लोग थे जिनको ये काम दिया गया था जंगल में लकड़ी लाने के लिए, तो उसमें से एक सैनिक था बेचारा, और वो गया और लकड़ी बिनने के बहाने और आसपास के गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया, बोला कि देखो यहाँ पे भगत सिंह को इन लोगों ने मार दिया है और उसकी लाशों को जला रहे हैं। तो फिर फाइनली गांव वाले इकट्ठा हुए और आए और उनकी डेड बॉडी को छत बिछत कर दिया था, काट दिया था एक्स से पूरी तरीके से। ठीक है, और आई रिमेम्बर, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। ये आज भी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ये वाला इलाका है, जो हमने रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान से उस इलाके को लिया था। और वहां पे आज भी भगत सिंह की मूर्ति है, और जहाँ पे मुझे याद है 2017-18 में हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि एक छोटा सा इवेंट किया था कि हम लोग एक वॉक वॉक थ्रू हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, कि जो आगरा से होते हुए गया था वहां गांव तक, और गांव गांव से उठा उठा के हमने घी जमा किए थे, और उस घी का दिया आज भी जलता है। वो बहुत ज्यादा उस वक्त हो गया था। तो ये छोटे छोटे काम हम लोगों ने किए हैं। हाँ, थोड़ा सा एकेडमिक वर्क भी रहा है भगत सिंह को लेके मेरा, जिसमें भगत सिंह की एक फोटो हमने ढूंढ निकाली थी। वो कैसे पता नहीं हो गया वो, लेकिन हो गया था बस। वो फोटो अगर आप रिभा चाहें तो जरूर दिखाना। उसके अलावा आप भगत सिंह के जो वकील हैं जो लाहौर में, जो वो केस अभी रीओपन हुआ था, 2013 में केस ओपन हुआ था, वो हमारे दोस्त हैं, इम्तियाज कुरैशी।
तो उन्होंने किया ये था कि एफआईआर ढूंढ निकाली थी, जिस एफआईआर के बिना पे इनको फांसी हुई थी। और वो जो एफआईआर है, उस एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल वो केस चल रहा है, उसमें मनमोहन सिंह का भी एक लेटर गया था उस केस को लेके कि भारत हर तरीके से सपोर्ट करेगा इस केस को लेके। लेकिन उस केस में आगे कुछ बना नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत ने बेंच ही नहीं बनने दिया। बेंच इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि अगर भगत सिंह के बारे में आपके यहाँ लोग जानेंगे तो फिर वो तारीख को लोग दोबारा देखेंगे, और कई चीजें हैं जो आपकी आइडेंटिटी को, इवन आपके जो जस्टिफिकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, उसको काउंटर करेंगे। इसलिए इस चीज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मुझे याद है जो हमारे जो कई जो लोग हैं भगत सिंह के मानने वाले, अभी भी पाकिस्तान में चाहने वाले लोग हैं, वो हर साल लाहौर में जमा होते हैं और भगत सिंह के नाम पे एक चौराहे की नाम रखने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और हुकूमत उनको डंडा मारती है। और आई रिमेम्बर एक दफा हाफिज सईद ने धमकी दी थी कि भगत सिंह के मानने वाले जितने हैं वो सब भारत चले जाएं, इधर रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये तल्ख हकीकत है। और भगत सिंह के मानने वाले आज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, भगत सिंह के जो घर के जो मालिक हैं, साकिब, वो भी हमारे दोस्त हैं, और काफी कुछ बलोच हमारे दोस्त हैं, वो भगत सिंह को बड़ा इज्जत करते हैं। तो ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। आप सोचो कि एक व्यक्ति जिसकी शादी तय हो चुकी थी लेकिन उसने शादी नहीं की। ठीक है, और उसकी बीवी अभी भी थी, वो 2010 में वो जो है उसका डेथ हुआ, जिस जिस औरत से शादी तय हुई थी और उससे शादी नहीं हुई। ठीक है, वो हाई स्टीम वो। तो ये मेरे लिए, क्या बोलूं, ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है भगत सिंह के बारे में बात करना। जिस दिन वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस दिन हिंदुस्तान की सड़कों पे पूरी आवाम आ चुकी थी, और उस दिन नारे लगे थे कि भगत सिंह तुमको आना पड़ेगा, हुकूमत को जलवा दिखाना पड़ेगा। और एक दो दिन पहले जो उन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स को जो इंटरव्यूज दिए थे, उसमें उन्होंने बोला था कि अब ब्रिटिश हुकूमत 30 साल से ज्यादा यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। और ये कुछ 1990s के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। और आप जोड़ लो, उससे ज्यादा नहीं हुआ ये इनको। सॉरी, 20 साल का उन्होंने, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर 15 साल का उन्होंने टाइम लाइन दिया था। 15 साल का, 1931 से आप 15 साल आप जोड़ लेना। वो उसके बाद से आप देखो 42 43 के आसपास वो सारा सिलसिला शुरू हो गया था, क्रिप्स मिशन आने लगे थे कि हमको छोड़ना है। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी अब भारत है। और जो अंग्रेजों ने भारत को कानून बना के 200 साल हुकूमत किया, और इनिशियली ये जो हमारे गरम दल के जो नेता थे, जो हिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है, उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई की, लेकिन वो करना पड़ता है देश की आजादी के लिए। और जब भारत आजाद हुआ उस वक्त तक कोई क्रांतिकारी जिंदा नहीं था। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और उस वक्त जब नहीं थे, क्योंकि खत्म कर दिए गए थे। और तब तक ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, कि तब तक अंग्रेज भी इंटरनली क्रांतिकारियों को सप्रेस करने में सक्सेस हुए थे, और ये जो कांग्रेस और बाकी जो लोग थे ये बचे थे। तो फाइनली इन्होंने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया, और जो लोग जिनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। तो ये एक तल्ख हकीकत है। हाँ, एक नेताजी का एक बड़ा रोल है भारत की आजादी में, जिसको हमको अप्रिसिएट करना चाहिए। उनकी डेथ एक मिस्ट्री है, और इतनी भी बड़ी मिस्ट्री नहीं है कि उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सके। लेकिन आई होप कि इस डायरेक्शन में कुछ चीजें हों। और जुनेद, वो एक केस भी तो भगत सिंह का अभी तक स्टिल चल रहा है, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, वो केस वही चल रहा है ना, लाहौर जो एफआईआर वाला जो केस है आपके यहाँ। जी। तो 2013 में जो रीओपन हुआ था, जो एडवोकेट साहब हैं इम्तियाज कुरैशी, उन्होंने वो एफआईआर ढूंढ निकाली थी। और वो खानदानी वो लोग भगत सिंह के भक्त हैं। ठीक है, भगत सिंह की एक कुल्हाड़ी उनके खानदान में किसी को गिफ्ट की थी किसी जमाने में। तो वो इनहेरिटेंस है उनकी फैमिली में वो। तो वो बड़ा मानते हैं उस भगत सिंह को वो लोग, क्योंकि भगत सिंह उसी मिट्टी के पैदावार है ना। आप कैसे उस हिस्ट्री को आइसोलेट कर सकते हो? ठीक है, अ, बेहतर होता अगर आप उसके गांव में अगर एक बार जाते हैं, वहां पे लोगों के हालात को जायजा लेते। सही। हमारा शायद हमारा वहीं से है मैम। ना। जी। जी मैं वही हाँ से। हमारा बिल्कुल। मैम। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही वहीं से हैं। हमारा मैम क्या कहना चाहेंगी? भगत सिंह की जो है वो बरसी है आज, और क्या आप इस पर राय रखती हैं?
जुनैद इतनी खूबसूरती से उनका सारी जो लाइफ स्टोरी है वो बताई है, और उसका जो वो मैं क्रक्स उसको कहें कि ये जो क्रांतिकारी थे, जिनको आप कहते हैं कि जो जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, उनको तो सबको ख़त्म कर दिया गया। वाकई उनकी बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये भी बात सच है कि जो गांधी की या बाकी लीडरान की जो अपनी एक मुहिम थी आज़ादी के लिए, वो अपनी जगह पे एक हकीकत थी। और ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत थी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड का जो यहाँ से जाना है, वो उस वक्त हमारी वजह से ज़्यादा उनकी अपनी वजूहात थी। तो ये सारी रियलिटीज मिलकर एक बिग रियलिटी बनाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया था। तो उसके बाद ये भी चीज़ें भी, अगर शायद ये वक्त और ये हालात सब इकट्ठे ना होते, और ये सब कुछ जो जैसे हम बता रहे हैं, ये लीडरान, ये क्रांतिकारी, ये माहौल, ये दुनिया के हालात, तो शायद इस वक्त हम लोग अलग अलग मुल्कों में भी ना बैठे होते, और ना शायद इस तरह मुल्कों की सरहदें बनी होती। और उसमें अगर अब किरदार देखें तो भगत सिंह, मैं फैसलाबाद से हूँ, भगत सिंह के शहर से हूँ, यहाँ के कस्बे के से हैं वो, यहाँ की हवेली से, उनके जैसे उन्होंने जिक्र भी किया जुनेद ने। तो फैसलाबाद फैसलाबाद जिले, नहीं, लायलपुर। लाइल हम मैंने आपको बात में ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगी। कई लोग इसमें प्राइड लेते हैं लाइलपुर में, तो मैं जनरल लाइल को रो मैं उनको भी इतना प्राइड लेना नहीं चाहती। वो एक अंग्रेज के नाम पे नाम था शहर का, तो अंग्रेज सप्रेसर थे। तो फैसल एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि सप्रेसर हमारे नहीं है, हमारे ऊपर उन्होंने कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं की, हमारे ऊपर तो कोई जुल्म नहीं किया। फैसल शाह फैसल को अगर आप माने अच्छा या ना माने, तो वो आप एक इंडिविजुअल आप राय रख सकते हैं, लेकिन ये आप जरूर मान सकते हैं कि एक अंग्रेज की निस्बत उसका नाम, मैं तो नाम लेना फख्र से पसंद करती हूँ, मैं उस अंग्रेज का नाम लेने के बजाय जिन्होंने यहाँ पर 200 साल तक हम पे जुल्म किए, उनकी बजाय मैं फैसलाबाद कहना पसंद करती हूँ। बाकी अगर भगत सिंह के नाम पर रख दिया जाता तो क्या ही बात थी। भगत सिंह के चाहने वाले जो हैं वो, मैं कहती हूँ कि पूरे पंजाब में, पंजाब के बेटा था, और पंजाब में उनके चाहने वाले आज भी बहुत हैं। जैसे जुनेद ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, जहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं वहां पर हर साल कुछ दीवाने निकलते हैं जो कहते हैं कि भगत सिंह के नाम पे रोड भी होने चाहिए, भगत सिंह के, मेरे जैसे लोग कहते हैं कि भगत सिंह के नाम के आपके निसाब में कहानी होनी चाहिए, किताब उनमें आपके पढ़ाया जाना चाहिए, आपके हीरोज पे। ये गारी कासिम, ये इन इन लोगों का जिनका आपके साथ कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं बनता, आपने वहां के पूरे पूरे चैप्टर्स रटवाए हुए हैं छोटे बच्चों को, तो आप उनकी जगह पे ऐसे अपने हीरोज का जिक्र करें भगत सिंह का। और मेरे ख्याल में अब है भी सही, हमारी कुछ किताबों में उनका जिक्र शामिल भी किया गया। तो ये जो एक लेकिन इस तरह से मैं कहती हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए वैसा तो नहीं है, और वो होना चाहिए, और उनके ऊपर थीसिस भी होने चाहिए, उनके ऊपर काम भी होना चाहिए। तो भगत सिंह एक नाम है, लेकिन उनकी पूरी जो मुहिम थी, या जो पूरे उनके जो साथियों की जो पूरी कुर्बानियां हैं, उनके ऊपर बात भी होनी चाहिए, उनका रिगार्ड भी होना चाहिए, और हमें फख्र महसूस करना चाहिए। जैसे कि जुनेद ने कहा कि हमने वो जगह भी ली, और किस तरह से हम लोगों ने वहां पे दिया जलाने के लिए हमने घी जमा के, ये फॉर्चुनेट लोग हैं, ये खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने इस चीज को समझा है, और इस चीज के अंदर अपना वो इसमें ये अपना फख्र महसूस करते हैं। तो हम में अनफॉर्चुनेटली हम में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। हमें अपने पंजाबी होने पे, अपने पंजाब से होने पे, अपने भगत सिंह को अपनाने से, और कई अपने जो हीरोज हैं उनको अपनाने से हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमें कोई मसला नहीं होता कि अगर हम लोग सऊदीया के हों, तुर्की के हों, कुवैत के हों, जो जहाँ जहाँ के भी हों, जो भी हों, वहाँ के हीरोज ना भी हों, तो हम उनको हीरोज बनाकर पेश करने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते। और एक भगत सिंह की बात नहीं है, यहाँ पे तो कई गुजर गए। खैर, इस वक्त फिलहाल आज भगत सिंह की बात है, तो भगत सिंह की जो अपनी उनकी कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसको उसके ऊपर देखिए दो तरह की राय भी है। कुछ लोग देखें, उनका जो जस्टिफिकेशन ये भी बनता है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तहरीक में, आज़ादी के लिए भी। लेकिन उसको जस्टिफिकेशन कुछ लोग इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि जिस तरह के जुल्म या ज्यादतियां अंग्रेज ने की, उसके बाद उनकी मुहिम में इस तरह से वायलेंस नहीं था, जिस तरह से उनको जलियांवाला बाग के बाद उनको एक इंसिडेंट में जिस तरह से उनको माइकल डाय का जिस तरह से कत्ल हुआ, या कत्ल किया, या उनको मारा गया, ये कुछ एक आध वाकयात हैं। कुछ बड़े पैमाने पर कहीं किसी को नहीं मारा गया, मासूम लोगों की जानें नहीं ली गई। इसको जस्टिफिकेशन बनाकर कई लोग जो हैं, कई फिर जो जंग करने वाले लोग हैं उनको भी जस्टिफाई करते हैं कि देखिए जी, तो भगत सिंह भी तो था, उसने भी तो हथियार उठाया था। तो इसको दोनों तरह से ले लेते हैं लोग। कुछ लोग ले लेते हैं जुनेद की तरह के, वो उनको सेलिब्रेट करते हैं, या मेरी तरह
और कुछ लोग कहते हैं कि हम हथियार उठा लें, हम भी भगत सिंह के ही उस पे हैं, चल रहे हैं कि हथियार उठा लेंगे ना तो हम भी आज़ादी ले लेंगे, तो मारेंगे, मासूमों को भी मारेंगे, लेकिन नाम ये दे देंगे। तो इनको आप किसी भी तरह से, मैं वो कहती हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे कहते हैं कि इस्लाम, इस्लाम किसका, इस्लाम कैसा, हिंदू मजहब किसी का कैसा, क्रिश्चियन कोई कैसा, मैं कहती हूँ जो इंसान जैसा उसका मजहब वैसा, जिसका ईमान जैसा, जिसका अंदर जैसा, जो अंदर से एक्सट्रीमिस्ट है उसका मजहब जो भी है वो एक्सट्रीमिस्ट ही रहेगा। जो अंदर से इंसान अच्छा है उसका मजहब चाहे जो भी है, दुनिया को कोई मजहब ले लें, वो उसका मजहब भी खूबसूरत होगा। तो मेरा यही मानना है कि मानने वालों का भी भगत सिंह के जिस जो खूबसूरत ख्यालात रखते हैं वो उसी तरह से पेश करते हैं। जो नहीं रखते, जैसे हर मजहब को मैंने डिस्क्राइब किया कि इंसान है, इंसान जो दिखाता है वो अपना आप बाहर दिखाता है, फिर वो उसको जो भी नाम दे देता है अपने कल्चर का, मुल्क का, मजहब का, या जिसका भी दे दे। लेकिन बुनियादी तौर पर यही है कि अच्छाई ढूंढी जाए, जिसमें वही सबसे बेहतरीन चीज होती है, जिसमें अमन, शांति, मोहब्बत का प्रचार हो। जैसे कि इतनी लंबी जुनेद ने अपनी वो बताई है कि हमने किस किस तरह से उनकी फोटो निकाले, किस किस तरह से उनके एफआईआर के लिए उन्होंने रिसर्च की, किस किस तरह से बहुत सारी चीजें की। तो ये एक अमन और ये खूब दोस्ती और एक खूबसूरती का है। और इसी के नाम पे अगर मैं हथियार उठा लूं, मैं भी भगत सिंह का नाम लूं, तो ये तो मेरे अपने खराफात हैं। तो बात ऐसे ही है कि जो इंसान है, अपना किरदार है, उसको फिर वो अपना पहचान ना बनाए। बाकी उनका किरदार के ऊपर हम लोग जितनी बात करें उतनी कम है, उसको जितना सेलिब्रेट करें उतना कम है। जी मैम रिबाब। आपसे एक और सवाल करूंगी, फिर जुनैद की तरफ जाऊंगी। जी हम रिबाब। अपने हीरो को वैल्यूज क्यों नहीं देते? क्यों हम अपने अपने हीरोज हीरोज को, हमें हम क्यों नहीं वैल्यू देते? भगत सिंह हमारे सामने है, और क्या कहना चाहेंगी? वैल्यू ही नहीं है जो हमारे हीरोज, इवन हमारे हीरोज का ये भी नहीं पता कि है क्या, उन्होंने क्या है किया। कौन से, और आपको नाम नहीं याद आया भगत सिंह की बात कोई और, क्योंकि बताया नहीं गया आपको, पढ़ाया नहीं गया, हमें भी नहीं बताया गया, पढ़ाया गया। देखिए, हमारे हीरोज को हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार कौन है। देखिए, हमने इंडिया से अलग हो गए और उसके बाद हमने एक मुसलमान मुल्क बना लिया, और मुसलमान मुल्क बनाने के साथ हमने कहा कि हमने जो बाहर से अपने इंपोर्ट करने हैं सारे अरबी हीरोज, तो हमने सारे इंपोर्ट किए फिर अरबी हीरोज, जिसपे हम ज्यादा प्राइड फील ले सकें। जबकि अरब हमें नहीं करता तस्लीम कि हम उनका हिस्सा हैं, लेकिन हम कहते हैं हम जैसे कैसे करके भी हम तो उन्हीं का ही हिस्सा हैं। हम अपने सॉइल ऑफ क्या बेटे जो हैं या अपने हीरोज जो हैं उनको सेलिब्रेट करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर शायद हमने इस सारी तगोदो में कि हमने को बनने भी तो नहीं दिया ना। मैंने पाकिस्तान बनने के बाद कौन सा आप हीरो सेल बताएं आपको, ये एक जिसको मैं, मतलब मैं पर्सनली जिसको क्रिटिसाइज ना करूं और उसको मैं हीरो बनाकर पेश करूं, अयूब है, वो भुट्टो है, वो नवाज शरीफ है, वो बेनजीर, कुछ हद तक बेनजीर को कर सकती हूँ, फातिमा जना को कर सकती हूँ, बहुत कम कम लोग हैं जिनको मैं अब सेलिब्रेट कर सकती हूँ, ये हीरोज कह सकती हूँ। देखिए ना, एक 78 ईयर्स पुराना मुल्क, उसके पास कितने हीरो होंगे। बाकी जो आप इंडो पाक की और इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतने 100 सालों की, उसमें से तो हम निकालने को तैयार नहीं है। उसमें हम लोग अपने सिलेक्टिव हो जाते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा, ये मुसलमान था, ये इधर। तो वहां पे जाकर तो फिर हमारा वो सारा चीज, वो हीरो वाला सिस्टम वो खत्म कर देते हैं ना। तो बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस का प्रॉब्लम है। सही हो गया। जुनेद, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है यहाँ पर? हम अपने हीरोज किसको मानते हैं? गौरी, अब्दाली और इन हाँ। लोगों को अपना समझते हैं, और रियल हीरोज जो हैं उनकी उनको यानी कि हमारी यूथ को उनका पता भी नहीं होगा। और इंडिया में यानी कि हर एक, वो कहते हैं ना कि हर स्टेटमेंट का, हर स्टोरी का या हर कहानी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हर सोसाइटी उसको अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करती है। तो आपके वहां पर जो है वो हीरो जो है मुख्तलिफ है, और हमारे यहाँ हीरो मुख्तलिफ है क्या? इस पर आप क्या राय रखते हैं? हाँ, जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है ना, फिर उन कौम में मोहसिन पैदा नहीं होते। ये तल्ख हकीकत है। ठीक है। इख्तलाफ हो सकते हैं हमारे, जो आपके जो एटॉमिक बॉम्ब के जो एक्सपर्ट थे, आपकी स्टेट ने उनको भुला दिया ना। अब्दुल, ठीक है हाँ ना। जी, हाँ, डॉक्टर अब्दुल अब्दुल, कदीर खान उनको, हाँ हाँ, जी डॉक्टर हाउस करीम। अरेस्ट करके। ठीक है। तो मेरे इख्तलाफ है, लाख इख्तलाफ है, लेकिन है तो आपके मुल्क के मोहसिन पाकिस्तानी हुआ करते थे ना। उसके हम्म। अलावा अगर आप तारीख में जाए तो सर गंगा राम कौन थे? ठीक है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न पंजाब। जो आपके पंजाब में जितने भी इरिगेशन की जो कैनाल बैठी हुई हैं और काफी सारी सड़कें उनकी बनाई हुई है।
वही ठीक तो है। सर, गंगा और राम वो के आज नाम पे हॉस्पिटल्स लाहौर पूरे के आप हॉस्पिटल, उनके आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम एक गंगा राम हॉस्पिटल के नाम पे हमें सर गंगा राम को तो याद कर बैठते हैं। नहीं वो अच्छा उसकी याद वजह है, करवाया। उसकी वजह है कि वो फैमिली आज भी उस हॉस्पिटल का एक्सपेंस बियर करती है। बीच में उन्होंने नाम बदला ले, था, फातिमा जीना या कुछ ऐसा नाम रखा गया था। उसके बाद से फिर बेनजीर भी नाम रखा गया था। ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में जब फैमिली जब वही पैसे ना, दे रही थी तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उनका बोला, भी निसाब में नहीं पढ़ाया गया सर, गंगा राम का नहीं पढ़ाया गया, तो भगत सिंह तो दूर की बात है, फिर भी कंट्रोवर्शियल भगत पर्सनैलिटी सिंह का जो बनाते हैं। कॉलेज है, भगत सिंह का जो कॉलेज है वो किंग जॉर्ज करके कुछ कॉलेज हुआ करता था, उसको भी नाम बदल दिया बेनजीर भुट्टो के नाम पे, या कुछ ऐसा ऊट पटांग नाम रखा उन्होंने। उसके अलावा लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक बनाया, और उस बैंक के जरिए बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की मदद की उन्होंने, पंजाब केसरी का संपादक रहे। ठीक है। उस जो लाला लाजपत के नाम से लाहौर शहर जाना जाता था, उनको बुला दिया गया बप्पा रावल। बप्पा रावल जो रावलपिंडी जो शहर है उनके नाम पे पड़ा, उनको भुला दिया गया। ठीक है। और ये कितना अजीब है ये बात, कि जब महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जब आपके यहाँ पढ़ाया जाता है इतिहास में, हिस्ट्री में, अभी तो तो ये शुक्र बोला करें जाता है कि रावलपिंडी का नाम तो नहीं बदला गया, मैं तो ये भी शुक्र कर रही हूँ। हाँ, तो अब क्या आपने पढ़ाते हैं मेंशन कर कि दिया, ये क्या पता कि इनको ना पता हो तो अब कहीं बदलने के ना लिए ना कोई आवाजें उठानी शुरू कर दें कि देखें जी हाँ, बदल दें उनका नाम। तो जो अच्छा पिछले दिनों आपके जो जहाँ पे नाम महाराजा बदलने की रंजीत बात सिंह है, करी है, महाराजा रंजीत जहाँ सिंह जी। हाँ, जहाँ पे नाम महाराजा बदलने रंजीत की बात सिंह आ रही जी है। लाहौर को इन्वेड किए, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कब्जा किया, ये आपके इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन यही जो सेंटेंस जब आप मुगल या अब्दाली के हाँ लिए वहाँ तो लिखते हम हैं, नहीं कहते। तो उन्होंने आजाद कराया। ठीक है। आजाद तो ये कराया। कितनी ठीक है। तो एक मैं एक आपको बता रही आदमी हूँ ना जो कि अरब जब से, मजहब आ जाता है वहां पे, आपने जब आपने मजहब के नाम पे एक मुल्क ले लिया ना, फिर आपने सारे अपने मजहब के उठाने थे हीरोज, आपने बाकियों को फिर, लेकिन हमने तो अपने मजहब के भी कई लोगों को भुलाया है, ये तो बात मैं ये भी तो मैं मानती हूँ। अपने भी अपने हाँ, अपने बेटों को भी, कईयों को हमने पंजाब के जो थे उनको हमने बुलाया है, जो मुसलमान थे उनके साथ भी हमने वही सलूक रवा रखा है, उसमें तो खैर हम बड़े ही माहिर हैं। जी तो बात आप कीजिए। अब बताए, महाराजा रंजीत सिंह रंजीत से। सिंह जी बिल्कुल। पंजाब के थे, और वो पंजाब के होके पंजाब के जो जिस मिट्टी के थे उस मिट्टी पे अगर अपनी हुकूमत कायम कर पाए, तो क्या उसको कब्जा करना बोलेंगे क्या? जी वो तो ये बड़ी तल्ख हकीकत है। उसके अलावा आपने जीएम सिंध को बुला दिया, 30 साल जेल में रखा हूं उस बेचारे को। ठीक है। तो आज जो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। और जो आप बोल रही हैं हमने एक्सट्रीमिज्म बादशाह को खान लेके को जो कभी आपने, हीरो नहीं बनने दिया। आप वो मुसलमान आप देखें कि उन्होंने आधी जिंदगी जो है वो जेल में गुजारी है। बादशाह खान को कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो उन जैसे आप मैं कहती हूँ कि नेहरू भी नहीं, मैं तो गांधी के लेवल का उनको मैं मानती हूँ कि वो एक पॉलिटिशियंस भी थे और वो एक बेहतरीन इंसान भी थे, वो एक मिसाल थे, लेकिन उनके बारे में हमारी किताबें खाली पड़ी है। बादशाह खान के हवाले से आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा उनकी जिंदगी के ऊपर अगर आप देखें, एक नजर दौड़ाएं, तो वो कौमें कितनी खुश नसीब होती हैं कि जिनके पास ऐसे लोग। और हमने क्या किया, उनकी मौत भी जेल में ही हुई और उन्होंने अपनी कब्रिस्तान जो कब्र है वो अफगानिस्तान में बनवाने का कहा कि मैं इस मिट्टी में नहीं दफन होना चाहता जिस मिट्टी ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो उनकी कब्र जो है वो अफगानिस्तान में है। तो बादशाह खान के साथ जो हमने सलूक किया मैं कैसे भूल सकती हूँ जनाब, ये मैं जानती हूँ ये तलख हकीकत। मैं जानती हूँ कि ये बीमारियां जो हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से हमारे अंदर आई, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने ना सिर्फ गैर मजहबों को, हमने तो और भी बहुत अपने मजहब के, अपने भाइयों के, अपने लोगों के भी हमने बहुत जुल्म, हमने उनको भी नहीं हीरो बनने दिया। अगर बाचा खान को अगर आपने पॉलिटिकली एकोमोडेट किया होता ना, तो शायद हाँ आपको ये टीटीपी वाली प्रॉब्लम आपको आज कभी नहीं भी की दिखती। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो उनको वो एक सेकुलर लीडर थे और वो सात से कई ज्यादा, उन्होंने कई ज्यादा पैदल हज और उम्रे किए हुए थे, और ये लोग उनको मुसलमान तक मानने को तैयार नहीं है, जिनसे बड़ा मैं कोई मुसलमान और समझती नहीं हूँ। तो हमारी किताबें उनसे खाली हैं, उनके इंट्रोडक्शन से, उनकी जिंदगी से, उनकी भगत सिंह को तो दूर की बात है। तो ये देखिए आप, उनसे उन जैसे पाए का लीडर जो है वो बहुत कम कौमें हैं जो पैदा कर पाती हैं। तो हम तो उनसे, हमारा पूरा जो है वो हिस्ट्री खाली है।
बादशाह खान के नाम पे आप देखें तो जैसे गंगा राम सर का आपने नाम लिया, उनका तो आप पूरी आप देखें लाहौर के ऊपर उनकी जो जो करम नवाजियां हैं, वो लाहौर वालों को तो कम से कम याद रखनी चाहिए। तो उसके अलावा जो बादशाह खान की जो स्ट्रगल है वो कैसे कोई भूल सकता है। लेकिन जिस मुल्क में जमहूरियत ना रही हो उसमें वो भी बादशाह खान हीरो भी तो नहीं ना हो सकते जुनेद। जमहूरियत किसने छीनी है, अगर आप वो बता तो सके तो। हमारी डिक्टेटरशिप, हमारी स्टैब्लिशमेंट। और जब हमें वैसे तो मुल्क का बड़ा कम हिस्सा दिया गया, लेकिन फौज को तो हमें बराबरी से भी ज्यादा हिस्सा दिया गया। ये अंग्रेज कौम फौज की हम पे बड़ी मेहरबानी थी, अंग्रेज सरदार की, अंग्रेज सरकार की। हम्म, शायद इसकी एक और वजह है। आप चल एक मैं शायद कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, फिर भी मैं बता देता हूँ। छोड़ें, कोई अ, और बात करें। आपके लिए बादशाह मसला ना खान हो पे ही जाए, इसलिए रहने मैं दें। छोड़ देता हूँ। हाँ। हाँ। चलें अब हम एक और टॉपिक की जानिब जाते हैं, और वो टॉपिक बेसिकली ये है कि बात करें महारंग के हवाले से, तो उनको बलोच। अरेस्ट किया गया। महारंग बलोच के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है पैका एक्ट के तहत। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं पाकिस्तान में, और एलिगेशन ये है कि वो जो है सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा कर रही थी, और इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। और कुछ और भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं कि उनका जो ताल्लुक है वो बीएलए की तंजीमों के साथ भी है। और जो कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उन्होंने जब उनसे पूछगीछ के दौरान उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो क्या कहना चाहेंगे जुनेद आप इसको देखते हुए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इसको अरेस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट के लिए कुछ बिहाफ होता है। आप बोल रहे हो पेका एक्ट है, मुझे डाउट है कि वो कोई पेका एक्ट है। आप इस जनरली इस तरह की चीजों को एबडक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आप इसको अरेस्ट ही दिखाओ, अच्छा है हमारे लिए भी। अबडक्शन आ, तो तब बोलेंगे जुनेद जब पता ना चलता कि वो गिरफ्तार हुई है या नहीं। और ये कोई पहली बार नहीं है जो इनके साथ हुआ ये होगा, इससे पहली ही पहले और बार भी है। लोग। पहले, सॉरी टू इंटरप्ट यू जुनेद, ये मैंने हाँ। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने कंफर्म किया अपने जराये से। ये इंडिया में पहले भी प्रोपिगेट, कई लोग आए हैं तो उन्होंने कहा पहले भी कई दफा उनको गिरफ्तार, उनको एक दफा भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान में पहली दफा वो गिरफ्तार हुई हैं। चले, वेल, आप अगर बोल रही हैं तो थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग माई जी, नॉलेज। मैंने ये लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदर की है, हाँ, उसके बाद बात करी। पहले जब मुझे नहीं पता था तो मैंने जो बात कर रहे थे तो मैं उनकी बात मान रही थी, मैंने कहा मैं भी किया हो एक दो दफा गिरफ्तार। लेकिन ऐसा सिमिलर अली वजीर, मोहसिन दावड़, और उसके अली अलावा नजीर वो जो हुसैन, आपका मंजूर पश्तीन। वो जो पीठ मंजूर पश्तीन, और भी बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी हो चुका है कि वो जी, वो मैंने बताया था गायब कि हो उनकी जाते गिरफ्तारी का। हैं। हाँ, और गायब होते हैं, फिर आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि कभी गिरफ्तार हुए या नहीं। आपके अली अमीन गंदापुर की भी बीच में खबरें आई थी कि वो अब एबडक्ट उसको हो तो चुके जाने हैं, दें, फिर वो ना वो अबडक्ट होने वाले हैं, ना वो गिरफ्तार होने वाले हैं, उसको जाने दे। हाँ, तो वो बहरहाल खुद आपके यहाँ ही वो कश्मीर स्टेट कमेटी के के ही बंदे चेयरमैन हैं। रहे हैं। हाँ, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे किसी जमाने में। तो छोड़े, अब तो पीटीआई के हो गए हैं, तो अब उनके बारे में बात करना जी, वो सबके हैं। मुनासिब नहीं है ना। ठीक है। हम्म। तो ये मतलब कि कोई पहली बार नहीं है। और आई रिमेम्बर जब पिछले साल मेहरंग बलोच जब लाहौर आई थी, और वो शायद लास्ट मोमेंट था जब कुछ हो सकता था, बलूचिस्तान में बातचीत हो सकती थी। ये मामला बहुत आगे जा चुका है, और इतना आसान नहीं होगा कि इसको अब वापस रिकंसाइल किया जाए। मैं मेहरंग बलोच को कुछ 6-7 सालों से देख रहा हूँ, ठीक है। मैं तब से देख रहा हूँ जब वो पॉपुलर नहीं थी, जब प्रेस क्लब के बाहर जब वो प्रोटेस्ट पे बैठती थी, उस जमाने से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और तो वो कंसिस्टेंट रही अपने एफर्ट में। आप मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, मैं लेकिन वो आपको पूरी हिस्ट्री कंसिस्टेंट रही। बताऊंगी, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी इसकी, आप टेंशन ना लें। हाँ, चलिए ठीक इसके है, ऊपर मेरी थैंक यू बड़ी फॉर अच्छी इंक्रीज, रिसर्च है। प्लीज इंक्रीज आवर नॉलेज। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक बहुत जल्दी प्रोग्राम इसके ऊपर बहुत अच्छा, मेरी जो इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर चुकी हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक बैठ कर प्रोग्राम जरूर करूंगी। भारंग बलोच की इंट्रोडक्शन से, उनका इंट्रोडक्शन जरूर करवाऊंगी आवाम से या दुनिया से, जो मैंने देखा है उनको समझा है। देखिए, जैसे आपका उनको देखने का नजरिया है, मैं भी किसी भी पुरअमन जो बैठ के जज कर रही हूँ, पहले जो नजरिया था मेरा भी, कुछ नजरियात ऐसे थे कि ठीक है, डॉक्टर है,
पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने रिसर्च करनी शुरू की ना मारंग बलोच पे, मैंने उनके पॉडकास्ट सुने, मैंने उनके इंटरव्यूज उठाकर देखे, मैंने उनकी बहुत सारी चीजें देखी, मैंने उनकी स्टडी चेक की कि जब जब अटैक हुए हैं, बीएलए के हुए हैं, जब पाकिस्तान में कोई नुकसान हुआ है, मैं अब वो चीजें सारी फैक्ट के साथ, और वो चीजें तो मैं अपना जब मैं प्रोग्राम करूंगी वो मैं सारी कलेक्शन वो आपको नजर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपकी इन्फॉर्मेशन, अच्छा वो बताती हैं। एक उनका असद तूर हमारे रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ आई उनका नो एक आई नो। पॉडकास्ट है, वो सुनिएगा, सुनने से ताल्लुक रखता है। उसमें से कुछ पॉइंट मैंने नोट किए जो मैं आपके साथ और आवाम के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। मारंग बलोच फरमाती हैं कि बहुत बचपन में से ही उनके बाप जो है, ये भी याद रखिएगा कि स्टेट ने नहीं मारा उनको, बीएलए के थे और बीएलए में ही मारे गए थे, बीएलए के एक्टिव कारकुन थे, और वो भी मैं सारे विद प्रूफ बात करूंगी। और मारूंग बलोच से जब वो पूछा जाता तो वो ये नहीं बताते कोई लेने आया था या नहीं, वो बड़ा वो खूबसूरती से कहती है कि वो जब जा रहे थे उन्होंने क्या रंग पहना हुआ था मुझे पता, तो भाई जा रहे थे वो, तो मैं रोक लेती जाते हुए को, इसका मतलब क्या है कि वो खुद कहीं जा रहे थे, उनको किसी ने उठाया नहीं था। उन्हीं के इंटरव्यू से पता चलता है। फिर वो बताती हैं कि मैं बहुत छोटी थी, बिल्कुल बच्ची थी, मैं स्कूल जाती थी, तो तब से मेरे वालिद ने हमारी ट्रेनिंग, मेरी फूफियों की, मेरी वालदा की, मेरी हमारे घर की सारी खवातीन की ट्रेनिंग हमारे वालिद ने की। किस लिए ट्रेनिंग की? उन्होंने कहा कि आपने जहाँ जहाँ धरने होने हैं, जहाँ जहाँ एहतजाज होने हैं, आपने जाना है, बैठना है। 6-7 साल से नहीं, वो तो कहते हैं वो खुद जब 6-7 साल से की थी तब से उनके वालिद उनको भेज रहे हैं धरनों पे, एहतजाज पे और इन चीजों पे। तो आप मुझे ये बताइए जुनेद, कौन सा पुरअमन शहरी होता है जो ये अपने बच्चों को ये इन इस तरबियत पे लगाता है और अपने घर की औरतों को? तो वो बीएलए के कारकुन थे। बहरहाल उसके बाद मारंग बलोच फरमाती हैं कि उनकी माँ ने उनकी मेडिकल कॉलेज की जो फीस है पहले साल कपड़े बेचकर भरी, और दूसरा साल उन्होंने जेवर बेचे। जुनेद आप मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो कपड़े बेचकर इसकी फीस भरी जा सकती है? कोई है? अब मैं इससे आपको ये हमारे यहाँ है। नहीं नहीं, कपड़े बेच के। आप कहें ना स्कॉलरशिप पे, ये मारंग बलोच को स्टेट की स्कॉलरशिप पे इन्होंने सारा मेडिकल किया है, इन्होंने कोई फीस नहीं भरी, इनको स्टेट ने फंड किया था, इसकी स्टेट की फंडिंग पे इन्होंने मेडिकल किया है। इनके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इनके मार्क्स चेक कीजिएगा, इंटरमीडिएट में 700 समथिंग है आउट ऑफ 1100। तो कौन सा बच्चा है जो मेडिकल कर सकता है इन नंबर्स के साथ? रिबा आप कर को पता होगा पाकिस्तान में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप कॉपी लगा दीजिएगा साथ, इनकी ओरिजिनल जो है मेरिट बहुत है, बिल्कुल। इंटरमीडिएट किया, आप वो शेयर कर दीजिएगा। तो मारंग बलोच को फिर मैंने जांचा, मैं उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। मैं अब भी मंजूर पसीन को बहुत मैं और तरह समझती हूँ, अली वजीर का मैं एक और दर्जा रखती हूँ, मोहसिन दावड़ की एक और दर्जा रखती हूँ, मारंग को मैं अलग समझती हूँ। उसकी मेरी कुछ अपनी रीजन है जो मैंने आपको साथ शेयर किया। उसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जब वो 1 महीना बैठी रही है, वो वैसे उनका लांगो कबीला है, लांगो कबीला, वहां पे कई कबीले हैं, लांगो कबीले के लोगों को वो बहुत छोटा कबीला है, वहां की खवातीन को लाकर बैठी रही है, और पॉपुलैरिटी के वो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है, और बड़ा वेल ट्रेन्ड किस्म की बंदी हैं, कभी वो बीएलए के खिलाफ आपको बोलती हुई नजर नहीं आएंगी। रिसेंट अटैक हुआ है, दुश्मन भी बोलेगा, मैं कहती हूँ कि जो जो भाई मासूम लोगों को क्यों मारा तुमने? उससे पहले जियारत पर जाने वाले हमारे शिया बहन भाई जो थे ना, बसों से उतार के बच्चों को भी और औरतों को भी गोलियां मार दी, और उन्होंने बस से उतार के सारी बस के जायरीन को मार दिया। 1 साल पहले की बात है जुनेद साहब, और जिस मेरे सुनने वालों को ही पता होगा, बीएलए ने, और उन्होंने माना कि हमने मारे हैं। मारंग बलोच की जनाब सारा ट्विटर अकाउंट खोल के देखिए, एक दफा भी उन्होंने उसके ऊपर कोई इजहार किया हो कि उनको तकलीफ हुई हो, ये अब अभी हालिया हुआ है वाकया, इसके ऊपर उनका कोई ट्वीट उठाकर दिखा दे मुझे कि उन्होंने कि एक दफा भी कहा हो कि बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है जो बंदूक उठा रहे हैं। जुनेद, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको दहशतगर्द कहेंगे जो मासूम लोगों को मारेंगे? एक निहत्थे फौजी के साथ लड़ना एक अलग बात है, एक फौजी छुट्टी पे जा रहा है और एक पंजाबी जो है वो बेचारा मजदूरी करने गया हुआ है, नौकरी कर रहा है, वहां के आपके रोड बनाने गया हुआ है मजदूर, उसको उठा उठा के मारना टारगेट करके, और पहाड़ देख के कि ये पंजाब और सिंध से है। वो तंजीम कैसे नहीं हो सकती दहशतगर्द तंजीम? और उसके लिए एक लफ्ज नहीं बोलती मारंग बलोच, क्योंकि मारंग बलोच के वालिद मोहतरम भी उसी तंजीम से थे जो गए और वापस ना आए, जिसकी वजह से मारंग बलोच, और मारंग बलोच तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, जिसको मैं और बाकी लोगों को मैं इसके साथ शामिल करना और इसके साथ नाम लेना भी मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, और इसको मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं इसको डिकोड करती रहूंगी, डिकोडिंग मारंग मारंग बलोच। इसको मंजूर पश्तीन के साथ इसका नाम ना ले, इसका अली वजीर के साथ नाम ना ले, इसका आप किसी के साथ भी, मैं कहती हूँ जो भी लीडरान है बाकी उनके साथ नाम ना ले, इनकी कोई जदोजहद नहीं है।
इनका शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ उनके रवाबित, और पहली दफा, और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फैक्ट, इनके साथ जितनी दफा मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, मारंग बलोच ने क्लियरली मना किया कि मैंने कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। किस किस्म का एहतजाज था जिसमें वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी? उन्होंने किसी के साथ मुज़ाकरात करने की कोई एक दावत भी कबूल नहीं की। मंजूर बशीर को आप डीएच में बैठे उनकी तस्वीरें बाहर आई हैं, वो मुज़ाकरात करते रहे हैं हमारी रियासत के साथ, उसमें हम रियासत का फॉल्ट निकाल सकते हैं। मारंग बलोच ने एक दफा भी रियासत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। कई दफा उनको दावत दी गई कि हमारे साथ बैठे आकर मुज़ाकरात करें। मारंग बलोच ने एक दफा भी मुज़ाकरात पे आमादा नहीं हुई। मारंग बलोच अपने मिशन पे हैं, मारंग बलोच किसी भी आज़ादी के मिशन पे नहीं है। मारंग बलोच अपने दहशतगर्दी के मिशन पे हैं जो वो कर रही हैं। सो आई डोंट सपोर्ट मारंग बलोच एनी मोर। पहले मेरे लिए पास उनका सॉफ्ट कार्नर था, जैसे जैसे मैं उनको डिकोड करती गई हूँ, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं मेरे दिल में अब उनके लिए कोई इतनी हमदर्दी नहीं है। जो अब उनका उठाया जाना है रियासत का, उनको, और वो उठाई नहीं गई, वो गिरफ्तार हुई हैं। उनका अगर पता ना चलता ना गिरफ्तारी का, तो हम कहते कि जी उठाई गई हैं। उन जैसा शरपसंदों को मैं कहती हूँ कि वाकई उनके ऊपर चार्जेस भी लगाए जाने चाहिए जो उनके ऊपर बनते हैं, और उनको बिल्कुल सजाएं भी मिलनी चाहिए। जी रिबा, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। जुनेद कैन हैव हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जुनेद, आप काउंटर कर सकते हैं हमारा मैम को। आप मतलब आपको बताया कि आप इंडिया के से रिलेटेड जो है उसका पर्सपेक्टिव बयान करते हैं, तो आप काउंटर कर सकते हैं। और आपका और हमारा का तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरियाती इख्तलाफात तो आप दोनों के हैं। आप कोई और पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू बताएंगे, महारंग बरोज को किसी और नजर से देखते हैं और हमारा जो लेकिन है अब हमें किसी और लड़वा नजर नहीं से देखते सकती। हैं। मैं लड़वाना चाहती भी थी, लेकिन यहाँ पर जो चलो, है मैं अब हमारे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी को तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, बहरहाल जुनेद का अपना नजरिया हो सकता है। जुनेद हैज हिज ऑन व्यूज, वो अपने व्यूज रखें। देखें, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कोई स्कॉलरशिप से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो कोई नहीं मतलब नहीं, बड़ी बात नहीं एक्सेप्ट है करने से अगर। तो होनी चाहिए ना जुनेद, झूठ बोलने से तो हाँ, होनी चाहिए कि एक बंदा झूठ लेकिन बोल मैं रहा है। आपको बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस की में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको स्कॉलरशिप 100% मिल जाए तो भी आपके खर्चे कम नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मेरे तो मिलती भी मेरे किस्मत घर वालों को है। हाँ, मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे घर में वो सरकारी कॉलेजेस से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। और वो मेरिट के बेसिस पे, कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो हमारे यहाँ एक नीट का एग्जाम होता है, हमारे यहाँ नहीं पता कि कितने आपके यहाँ कैसे मार्क्स का सिस्टम है, नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ नीट 1100 में है 70। टोटल, जैसे इंटरमीडिएट में हुए ना, तो उसमें कोई 10 1050 लेके 1070 लेके वो बेचारा कहीं जाके फिर एमडी कैट में जाकर, फिर कहीं जाकर कोई सरकार बहुत में तो मुश्किल से बहुत कम एडमिशन कोटा होता है है। हमारा, मुश्किल से एडमिशन होता है। 700 हाँ प्लस या जी। 800 प्लस वाले बेचारे तो कभी यहाँ पर किसी आम यूनिवर्सिटी में, मेरे बेटे के 800 प्लस नंबर थे, वो उसको तो दाखिला नहीं मिला। मैं भी डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो तो उसको किसी ने तो डेंटिस्ट तक के डेंट हमारे वो उसके लिए में भी बीडीएस में भी एडमिशन नहीं हुआ उतने नंबरों में। चले, मैं आपको यहाँ का फीस का मेरिट मामला बहुत मैं हाई है। बता देता हूँ, हमारे यहाँ जी फीस जी कैसे, कितना पड़, फी कितना जी। है। ठीक है, और मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा पीकेआर में कितना होता है वो, ठीक है। हम्म अ, मेरे एक मेरे दो ट्विन ब्रदर्स हैं, मेरे से छोटे हैं। तो एक ने एक अभी 4th ईयर में अभी पहुंच गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में। उसका 5 साल का जो टोटल फी है इंक्लूडिंग हॉस्टल, वो हम्म 2.4 lakhs है कुछ, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पीकेआर में वो 1.5 लाख रुपए होते हैं 5 साल के, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होते, उससे कम ही होंगे, ठीक है। और एक मेरा दूसरा भाई अभी 3rd ईयर में है, वो मेडिकल कॉलेज है कोट्टयम में, केरल में, वहां पे है। उसके 5 साल की जो फी है, अ, कोई 1 लाख भी नहीं बनती उसकी, 45,000 कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ। तो इंक्लूडिंग हॉस्टल कुछ 1200-1300 रुपये हॉस्टल का पड़ता है, कुछ नहीं होता, 10-15 हजार रुपए के बराबर होगा आपके यहाँ के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन हाँ उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द सेंस की मेडिकल्स के आपको बुक्स खरीदने पड़ती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आई गॉट इट। लेकिन फिर भी कपड़े बेच के तो आप वो नहीं एक्सपेंसेस कर सकते, और दूसरे साल आप जेवर बेचे, पहले साल आप कपड़े बेचे, तो फिर इसको या तो आप रोटेट करें ना, पहले साल जेवर बेचे, दूसरे साल कपड़े बेचे। नहीं, फर्स्ट ईयर खर्चे कम होते हैं ना सेकेंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका रिवीजन होता है ना। ठीक है, जो भी है आपके जुनेद, यहाँ मुझे कपड़े नहीं पता बेचने कि से एक वक्त की रोटी नहीं मिलती हमारे यहाँ, तो मुझे किताब क्या नहीं पता आपके मिलेगी। यहाँ क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा जी, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एमयू में जाता हूँ,
बहुत गरीब फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है ना, और उनको इतनी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, इनडायरेक्ट स्कॉलरशिप्स, 3-3 नहीं 4-4 जुनेद, स्कॉलरशिप्स मैं अवेल तो इस पर करते। बात ही नहीं कर रही, इस बात पे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा ये है कि हाँ, आप पॉडकास्ट सुनिए, उस वो बंदी जो है स्कॉलरशिप पे डॉक्टर बनी है, लेकिन उसने एक दफा जिक्र नहीं किया, उसने कहा कि मतलब वो एक्सेप्ट उसने नहीं किया, वो सच नहीं बोली। चले ठीक है, मैं इस पे तो मैं क्या बोलूं, जब इस चीज का मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं लेकिन मैं आपके साथ इसको वीडियो शेयर वेरीफाई। कर दूंगी, वैसे मैं खुद अपनी वीडियो के लिए एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, तो आपने अगर लगानी हो तो वो उनकी आप लगा सकती हैं, उन्हीं के जरूर इंटरव्यू से। जरूर ठीक है। जरूर। दूसरी बात, मेहरंग बलोच की हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो दहशतगर्द हो, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो दहशतगर्द क्रांतिकारी हो। को सपोर्ट ठीक। करना इस दहशतगर्दी मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है इस मामले में, कि अगर आप हाँ, मिसिंग पर्सन्स के बारे में नहीं बोल उसमें उनके सकते मैं साथ हूँ। तो आप, हाँ, तो आप हमसे उम्मीद ना करें कि बीएलए जो कर रही है उसके बारे में मैं बोलूं, ठीक है। और हेयर सी है पॉइंट, ये जो मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है, ये बड़ा सीरियस मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं मंजूर है। बशीर भी इसी पे और बात इसको करता है ना, मोहसिन दाविड बात हाँ, करता है, अली वजीर बात करता है। हाँ, इसको एड्रेस करना चाहिए था हुकूमत को, आज बिल्कुल, नहीं बहुत पहले ही एड्रेस करना चाहिए था। बहुत तब पहले जब मंजूर मैं, पश्तीन की मुहिम शुरू हुई थी। हाँ, मैं चलो मान लेता हूँ कि क्या नाम है, मेहरंग बलूच, आपके हिसाब से मान लेता हूँ कि वो बीएलए की कारकुन है, टेररिस्ट है, ओवरग्राउंड वर्कर है, सब कुछ मान लेता हूँ। सर नहीं, हम नहीं मनवाएंगे जुनेद। बस ये देखिए ना कि एक आपका मुल्क है, उसमें कोई जो दहशतगर्दी करता ग्राउंड पे, है, इतने मासूम लोगों को मारता है, तो आप उसकी मजम्मत नहीं करेंगे? आई मेरे ख्याल कांट से सी यू सिचुएशन, जुनेद। हाँ, जी जी हाँ, लेकिन जुनेद। इस सिचुएशन तक पहुंचने का क्रेडिट किसको जाता है? ठीक है, मैं एक दो नहीं, छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ, दहशतगर्द ठीक है बनने का आप, क्रेडिट तो किसी को ना देना। नहीं ऐसा ना, जो आपके यहाँ वो जो गैस पाइपलाइन जो बननी थी, ठीक है, जी, ईरान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं बनी, उसकी वजह बेसिक यही है कि अगर वो बन जाती तो कई लोग हैं जो वो जो ऑयल स्मगलिंग में इंडल्ज है, उनका वो बंद हो जाता, ठीक है ना। वो कौन लोग हैं आपको पता है, आईएमएफ वो से कर्जा फरिश्तों की लेने बस, की वजह से हमें पाबंदियों का सामना है, तो जिस वजह से वो काम नहीं हो पा रहा, नहीं वो बन फैक्ट्स जाता की अगर आप बेसिस उसको पे हमें परमिशन अगर नहीं उसमें दी आप, गई अगर हमारे कर्जा जात की आपने वजह से। उसमें, अगर आप उस प्रोजेक्ट में इंडिया को इन्वॉल्व कर लेते तो बन जाता आराम से, कुछ जनाब, नहीं हमने था। कर्जे वाले इस पे चलने वाला मुल्क है, तो हमने जिनसे कर्जे लिए हुए हैं उनकी भी हमें सुननी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सैंक्शंस नहीं लगते पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान ये प्रपोजल ऐसा बनाता कि उसमें भारत को और ईरान को इंक्लूड करके लेके चलता, तो भारत की वजह से पाकिस्तान पे कोई सैंक्शंस नहीं लगते, क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और पास में हम कई चीजें ऐसे कर चुके हैं ईरान के साथ जब सैंक्शंस लगे हुए थे, तो यहाँ पे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान विलिंग लेकिन था जुनेद, हमें वाकई सैंक्शंस का दिया गया, हमें इसके ऊपर वाकई, अगर पाकिस्तान विलिंग था, जरदारी के टाइम पे विलिंग था, उसके बाद नवाज शरीफ आए, वो बहुत विलिंग थे इस चीज का। आप जानते हैं कि उनके तो ये जो हमारी सियासी जमातें दोनों रही हैं जब इक्तदार में, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वाकई पाबंदियों का सामना था, अब तक चले है। ठीक है, मैं, चले मैं अब दूसरी चाइना से बात भी करता लेते हूँ हैं मेरा। जनाब, हम अमेरिका से भी लेते हैं, आईएमएफ से भी लेते हैं, हमें कहाँ कहाँ की सुननी पड़ती है। अगर बलोच जो है, 25% बलोच के पास ही एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इस बारे में बोलना दहशतगर्दी है, ठीक है। 25,000 से ज्यादा हो सकता है आपके हिसाब से, वो 8-9 हजार आप बोलते हो या कुछ जो भी फिगर वटेवर, लेकिन अगर एक बंदा भी मिसिंग है, ठीक है, उसके बारे में बोलना दहशतगर्दी है, ठीक है। लोगों को जो ह्यूमन राइट्स ना देना, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि बलोच एजुकेशन के मामले में कितने अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप बुक फेयर लगा दो आप कोटा में, सारी किताबें बिक जाती हैं, पंजाब ठीक है। की तो सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप पे पढ़ने आते हैं उनके बच्चे, 80% हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पे बिल्कुल। पढ़ते हैं, पता है हमें जनाब। तो अगर ऐसे लोगों को रोकना, जिनका जो हाईली डेडिकेटेड है एजुकेशन को लेके, ठीक है, ये सब दहशतगर्दी है, तो फिर ठीक है, अब आप बोलना नहीं चाहते जुनेद, हो अगर ये नहीं बहरंग, है दहशतगर्दी जो इसके साथ ये भी जिक्र करे और उसके साथ दहशतगर्दों को भी साथ दे, मासूम जो जाने ले, जो उतार उतार की गाड़ियों से
बसों से ट्रेन से उतार के गोलियां मार के सैकड़ों में मार दे लोगों को, उनको भी उनके भी खिलाफ बात ना करिए, उसके खिलाफ भी अगर आपको पंजाबी के बलोच के लापता या मरने पे तक आप आवाज उठाते हैं, तो आपको क्या किसी मासूम पंजाबी के मरने की आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर आप खुद को कहते हैं कि आप इंसानी हकूक के अलमबरदार बनते हैं और बाहर निकलते हैं, आप, मैं बनती हूँ ना, बाहर निकलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ पंजाब में अब हम लोग, हमारा क्राइसिस इतना है वाटर का, क्लीन वाटर का, क्या आपकी सोच है? हमारे पास 25% के पास भी साफ पानी नहीं है पीने का, सब फिल्टर से लगाते हैं, सब फिल्टर से पानी लेते हैं। बाकी मैं अगर बाहर निकलती हूँ ना, और मैं खुद को चैंपियन बनाती हूँ कि मैं मैम, ह्यूमन राइट्स आप की, तो फिल्टर मैं भी बात लगाती बलोच हैं, की भी वहां तो करूंगी, मैं पानी ही पंजाब नहीं की है। भी। नहीं, मैं वहां तो मारूं की पानी। बलोच कर रही हूँ कि ये सारी बातें करने वाले नहीं दहशतगर्द होते, लेकिन मासूमों की जान लेने वालों को भी कुछ ना कहने वाले, उनके ऊपर मुंह सी लेने वाले, वो उनसे भी बड़े दहशतगर्द होते हैं। इसका मतलब है कि वो उन्हीं के एजेंडे पे होते हैं, और ये बातें जो हैं वो ये सिर्फ चेरी ऑन द केक, ये वो वाली बातें हैं, ये ड्रामेबाजी है। आपकी रियलिटी हो तब सामने आए ना, तब आप सबके लिए बोलें। जब एक मजदूर मरता है सिंध का और पंजाब का, एक बच्चा मरता है वहां पे बेगुनाह, उतार के एक औरत को गोली मार देते हैं, आप उनके लिए आपकी जुबान क्यों आपकी बंद हो जाती है? किसने रोका है भैया आपको कि आप उनके भी लिए भी आवाज उठा दे? हमने तो नहीं रोका मार उनको कि आप उनके लिए वो आवाज उठा दे कि ये जो मासूम जाने लेते हैं कि ये ना लें। अच्छा, एक बात हमें समझा है, इससे जी पहले जब भी बलोच मिसिंग पर्सन का क्राइसिस होता था, क्या कभी मेन मेन लैंड जो पाकिस्तान है, जो पंजाब है या सिंध है, कभी इस पे कोई आवाज उठी, या कभी किसी ने जी, कुछ सीरियस एक्शन मंजूर लेने? पश्तीन के बाद उठी। हम जैसे पंजाबियों ने मंजूर पश्तीन का साथ दिया, आज भी मंजूर पश्तीन, इवन के मारंग बलोच आती है तो उसके साथ सेल्फी लेने वालों की तादाद खत्म नहीं होती, चाहे वो जो भी ढोंग रचा रही है, लेकिन मंजूर पश्तीन तो एक रियल, मैं तो उनको वो एक जेन्युइन बंदा समझती हूँ। वो पंजाब है, वो बलोचिस्तान से ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है, वो यहाँ के लोग तरसते हैं उसकी शक्ल देखने को, उसको मिलने को, और हम सब पंजाबियों को तो इंट्रोड्यूस, हमारे वाली जनरेशन को तो मंजूर पश्तीन ने करवाया। हमें तो उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें, और वो पुरअमन बंदा, उसका वो बातें, उसकी गुफ्तगू सुने, ये वो चीजें। हाँ, उसके खिलाफ जब बात हो गई है कोई बात है, मैं फिर कहूंगी कि नहीं, यहाँ पे फर्क ना करें। ये देखिए कि ये मंजूर पश्तीन के ये काम है, इतने सालों की जद्दोजहद है, इस बंदे ने बंदूक नहीं उठाई, इसने उसके साथ, तो फिर बहरहाल। बाकी अली वजीर के लिए मैं बात करूंगी कि आप बेवजह क्यों आपने उनके ऊपर जुल्म किया, कि आपकी अना इतनी बड़ी थी कि आपने उसको उनको जेल में रहने दिया और आप उनको असेंबली में नहीं आने देते थे? मोहसिन दाविड के लिए आपको क्या तकलीफ थी कि आप असेंबली में होते हुए उनको रुकन, उनको बात नहीं करने देते थे? ऐसी बातों पे तो मैं भी आवाज उठाऊंगी जुनेद, ऐसी पे तो मैं भी अपनी हुकूमत से सवाल करूंगी, स्टेट से सवाल करूंगी कि भाई क्यों ऐसा, क्यों क्यों सिर्फ वही कि जो अपने पेट भरते हैं नवाब, उन्हीं को आप अपनी गोद में बिठाते हैं, उन्हीं को आप वजारतें देते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं जो अपने ही सब महल बनाते हैं? क्यों नहीं आप अली वजीर जैसे लोगों को, मोहसिन दावड़ जैसे लोगों को, और पता नहीं कई ऐसे लोग हैं, अब उनको क्यों नहीं आप आगे लेकर आते? हम ये तो स्टेट से हम भी सवाल करेंगे, लेकिन मैं बीएलए को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं दहशतगर्दी को और बंदूक उठाने को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। चल वेल, हमारा, मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं कि जी मैं भी किसी तरीके की दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, अगर वो किसी इनोसेंट को लेके हो रही हो। अगर एक जी, वॉर है, इसको एक्ट ऑफ वॉर ही समझा जाए फॉर द टाइम बिंग, जो चल रहा है बिटवीन बीएलए एंड पाकिस्तान की आर्मी, उसमें भी ठीक है। यार इंसान के, बच्चे की और औरत की या बुजुर्ग, उसमें भी मासूमों की जान लेना भी तो वार में भी, मैं कहती हूँ जंग के भी कुछ असूल होते हैं जनाब। जंग के उसूल होते हैं, लेकिन हजारा एटलीस्ट बरादरी को आपको, खत्म कर दिया आपने। भाई वो जो बेचारे जाते थे जायरीन को, उनको बसों से उतार उतार के उनके बच्चों को, नौजवानों को आप नो नो मार नो देते हैं, नो गले नो काट देते नो, हैं, बीएलए वाले। आई डोंट थिंक कि हजारा को बीएलए ने मारा था। अगर मुझे याद है तो शायद वो टीटीपी का कारनामा था जो हजारा के साथ टीटीपी हुआ और था बीएलए वाकया। दोनों के कारनामे शामिल है जनाब, वक्तन फवक्तन। नहीं, टीटीपी ऐसी हरकतें करती हैं बिहेडिंग टीटीपी और वाली। बीएलए देखिए ना, क्या अलाइन होकर चल रही हैं, आप खुद देखिए। अलाइन जब वो एक दूसरे को अलाइन हो भाई भाई चुकी कह हैं। रहे हैं तो हम क्या कहें? दोनों को स्ट्रैटेजिक हम एक अलायंस दूसरे का ही होता है, लेंगे। मैं समझ सकता हूँ, वो फॉर द टाइम बिंग कंपल्सन होगा, लेकिन एक अलायंस का ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ ही पूरी जुनेद, तरीके से जंग हो के ले। भी कुछ असूल होते हैं, जंग के कोई उसूल नहीं होते, जंग होने के कोई चाहिए भी, उसूल मैं तो ये कहूंगी। नहीं। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आप ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, आप उस एटलीस्ट पे बीएलए मोहब्बत और को। जंग में सब जायज, आप उस पे। नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, क्या बोले, हमारे यहाँ भारत में परंपरा रही है
कि जब युद्ध होता था हमारे यहाँ पुराने जमाने में, तो जब सूरज डूब जाता था तो फिर वो एक शंखनाद होता था, जो शंख बजता है, उसके बाद से युद्ध रोक दिया जाता था। फिर सैनिक आराम करते थे, फिर अगले दिन फिर सुबह जी सूरज जी होता था, बिल्कुल। वही तो फिर जंग के लड़ाई असूल होती थी। बता रही हूँ ना, कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं। हाँ, तो ये जो उसूल तोड़े गए हैं कि कुरान पे कस्में खिला के लोगों को बुलाओ फिर मार दो, हाँ बिल्कुल, जो वो हेलीकॉप्टर से उठा हत्या के हुई। फेंक दो, ठीक है। लेकिन तो ये ये है कि वो ये जो पहाड़ों पे चढ़ गए थे ना, उनका भी तो कुछ, उनकी भी तो हिस्ट्री देखी है ना, उन्होंने भी क्या किया था। और वो भी वो भी हठ धर्मी के किस हद पे थे आप देखिए। आप जब जाकर अपने सबसे पंजाब की पवित्र जगह जो है उनकी, आप गोल्डन टेम्पल पे जाकर अगर आप रेड करते, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करती, मैं मुझे लगता है कि स्टेट को उन्होंने चैलेंज किया होगा, तो वहां पे जाके लोगों को मारते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं ना। सेम मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कुरान पे हाथ रख के नीचे आए जरूर थे, लेकिन उनकी हठ धर्मी और उनकी जलालतें जो फैलाई हुई है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो आज तक वो शोरिश हमारा खत्म नहीं जी, हो रही। हम सेम आप गोल्डन जस्टिफाई नहीं टेम्पल करते। में उनकी मस्जिद मंदिर गिरजा सबका होता है ना, पवित्र होता है। और सिखों के लिए उनका क्या मानी है पता है ना आपको। जब आपकी स्टेट ने उसके ऊपर किया तो आप उनको करते हैं ना जस्टिफाई, नहीं करते, करते हैं ना सर। हम नहीं जस्टिफाई करते। आप हम सर नहीं मानते हैं कि करते। हमसे मेरा गलती। तो आज तक जितनों के साथ बैठना है, वो कहते हैं कि जो स्टेट के खिलाफ हथियार उठाएगा उसके साथ यही होगा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ सेना से, अगर आप सेना से जुड़े हुए लोगों से आप बात करो, तो कोई भी इस चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। सब बोलते हैं कि हमसे गलती हुई है, और ये गलती हुई है टीवी हमसे। चैनल्स वाले तो बहुत और क्रेडिट लेते हैं, और यूट्यूबर्स तो। अब मुझे नहीं पता है कि उनका क्या माइंडसेट है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका क्रेडिट हम नहीं लेते, ना लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपका हमारे साथ हमने जो अ, श्रीलंका में जो हमसे कुछ गलतियां हुई, जो हाँ जी। हमने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी उन्हीं लोगों को सरेंडर कराने के लिए, जिसे हम 2-3 साल पहले तक जिन लोगों को हमने ट्रेन किया, ये हमसे गलती हुई, हमको नहीं जब करना मैं चाहिए वो था ये जिक्र काम। करती हूँ तो कहते हैं नहीं जी हमने तो अमन और शांति के साथ। जब मैं श्रीलंका का जिक्र कर दूं, चाइना का, तो उस वक्त कहते हैं कि कौन श्रीलंका। आपके वो तो बिल्कुल वैसे बन जाता है, वो भाई भाई। मैंने कहा ठीक है, हम इस पे हम्म। नहीं बोलते जनाब, आपके अगर मामलात सेटल्ड हैं तो ठीक है, हम नहीं बोलते। नहीं, मैं फ्रैंकली, हम अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, हम अपनी गलती मानते हैं कि श्रीलंका में जो हुआ हमसे ब्लंडर हुआ। अब स्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसके बारे में कभी नहीं बोलेगा, पंजाब हो या वो क्या बोलते हैं, आपका श्रीलंका हो, जो हमारे लिए वियतनाम क्राइसिस के बराबर ही था। ठीक है, मैं पर्सनली यही मानता हूँ, उसको उससे ज्यादा नहीं। मैं डिफरेंट भी थी जनाब अकबर सिचुएशन बुगटी हमारी। को मारे जाने को, मैं आज तक मैं उसको यही कहती हूँ कि ये एक मुशर्रफ की दहशतगर्दी थी, जिसने आज बलोचिस्तान जलाया, और बलोचिस्तान आज तक जल रहा है। अकबर बुगटी की मैं कई बातें हैं उनसे मैं इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त वो किस पॉइंट पे था। डॉक्टर शाजिया के मामले पे बात कर रहा था ना, तो आपकी बिल्कुल। ईगो इतनी बड़ी थी कि आपने उसको, इतना बड़े सरदार को जिसने वफाक के साथ जोड़ा हुआ था बलोचिस्तान को, उसको आपने पहाड़ों में भेज के मरवा दिया। एक बंदे के गरूर ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में जलील करवा दिया। मैं उन बातों पे तो जुनेद, मैं हर बात पे बोलती हूँ। मैं हर बात पे सर तस्लीम कम नहीं करती कि ये स्टेट ने कर दिया, लेकिन जो नहीं है वो मैं नहीं मानती। जो मतलब जो जुल्म देखिए, करे ये हमारा, मासूम एक पे, वो चीज मैं नहीं याद मानती। रखें, दुनिया में बहुत कम ही मुल्क हैं जिन्होंने इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया है। बहुत कम मुल्क जी है, ना के बराबर हैं। आप नहीं गिन पाओगे उंगलियों पे भी, जिसमें भारत है। ठीक है, भारत ने 3 बड़ी इंसर्जेंसी को जीता है, और उससे एक बहुत बड़ी लेसन है। मैं जनाब लास्ट में बता पाकिस्तान के भी जाना है, चाहता बलूचिस्तान के लोग बहुत हार्डकोर लोग हैं, हूँ। जिनको अब नहीं, तक सुन तो ले। पाकिस्तान और ये लेसन कभी लर्निंग आपका बहुत वास्ता जरूरी है। पड़ा होता ना पठानों से, तो मैं आपसे पूछती। और बलोचों मेरा से, वास्ता बहुत पड़ा है, बहुत पठानों और पड़ा है, हमारे बलोचों से, बहुत। जिनको बंदूक और उसके कलाशनकोव के अलावा उनको समझ ही कहीं कुछ नहीं आती। तो हमारा जो तरीकेकार रहा है, चाहे वो हम पंजाब में जो सिख इंसर्जेंसी थी उसको जो हम खत्म कर पाए, या फिर और हमारी नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर इंसर्जेंसी में, थी बहुत सारी। कश्मीर की खत्म हो चुकी है आज के टाइम में, वो सिर्फ फॉरेन मैं वही फाइटर्स बात हैं जो करी, वो आपके। भी काफी हद तक आपकी स्ट्रेटजी जो है वो हाँ। सक्सेसफुल है, हाँ, यू तो कैन। उसमें हमने एक अच्छा काम ये किया कि इन सारी इंसर्जेंसी में जो की लीडर्स थे, हमने उनको गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन कभी किसी की लीडर्स को मारा नहीं हमने। जैसे पंजाब में तो अकबर। मारा ना आपने। हाँ, वो की लीडर नहीं था, ठीक है। नहीं उसके नहीं, वो बाद बहुत उनके लिए सारे की। था भाई, उनके लिए था, हाँ, बहुत उनके। बड़ा ऐसे ना कहें। उनके लिए वो और की लीडर ही था जो बैठा था गोल्डन टेम्पल में। ठीक है, होता क्या है, जब आप ऐसे की लीडर्स को मारते हो ना, तो बातचीत का आप रास्ता बंद कर देते हो। उसके बाद जो दूसरा आता है,
आपको नहीं पता है कि वो दूसरा आएगा वो क्या शैतान आएगा, तीसरा आएगा वो क्या शैतान आएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही रहा कि जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया 15 साल पहले, 20 साल पहले, जेल में रखा, छोड़ा, जेल में रखा, ऐसे करके बाद में बातचीत भी हमने उसी से की, और बाद में यू आर रेजिंग उन्हीं अ लोगों गुड ने हमें पॉइंट रास्ते। जुनेद। हाँ। और यस, यू बाद आर में रेजिंग फिर अ हमने गुड उनको पॉइंट। पॉलिटिकली, बाद में हमने इंगेज किया। पॉलिटिकली उन्हीं को एकोमोडेट किया। ठीक है ना। आप सोचो कि हमारा जो अ, आसाम का जो चीफ मिनिस्टर था किसी जमाने में, वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर था, क्योंकि वो एक्स मिलिटेंट था किसी जमाने में, और हमने उसको पॉलिटिकली एकोमोडेट किया, वो चुनाव लड़ा, जीत के आया। और जब उसको पैसे मिलने लगे हुकूमत चलाने के लिए, तो बोला होए होए ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हम जंगलों में दर बदर घूमते थे, उससे तो बेहतर तो ये है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, ये यही बहुत काम हमने खूबसूरत सिक्किम के बात साथ। कही है आपने, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ये वाकई अपनाई जानी चाहिए। लेकिन ये जो हैमर वाली है कि डंडे के जोर पे, कि नहीं यार कैसे कोई हथियार उठा लेगा, सेंसिटिव अपने लोगों के प्रति अगर आप नहीं होंगे तो इस तरह की इंसर्जेंसी को आप कंटेन नहीं कर पाओगे। आपकी बात जुनेद मैं बहुत हद तक एग्री करती हूँ। आपकी जो आपने स्ट्रेटजी बताई है, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्ट ब्रिलियंट स्ट्रेटजी, अगर आप चाहते हैं कि। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जो आपका जिन वास्ता जिन जिन लोगों से पड़ता है, उनके हिसाब से आपने उनको जो अगर 50-50 साल डील किया हुआ है ना, जो कोई जुबान आप देखिए, मैं समझती हूँ कि स्टेट ने ना बलूचिस्तान को इतना आजाद छोड़ा हुआ था कि नवाबों के वो उन्हीं के सरदारों के जिम्मे लगा हुआ था। तो ये जहां से सुई सुई गैस निकलती, कहते हैं ना कि सुई में सुई गैस, सुई में वो छोटा सा कस्बा है, वहां पे तो अकबर बुगटी के घोड़े बंधे होते थे सारे। वहां पे तो आपके जो नवाबी सिस्टम है, जो आपके जागीरदाना ना तो नहीं है, क्योंकि वहां पे फसलें नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है कि वो सरदार पे चलते हैं। ये वो चीजें पाकिस्तान की स्टेट ने हमेशा सरदार को इंगेज किया, सरदार को वफाक के साथ शामिल रखने की कोशिश की। मेरे ख्याल में इस वक्त तक तो स्टेट ने कोशिशें भी बहुत की, और कई जगहों पे नाकाम भी हुई, कई जगह पे कोशिश भी की, कि कई जगहों पे नाकाम भी हुई है, वो जैसे मैंने आपका अकबर बुक्टी का बताया, और भी बहुत सारी जगह पे। लेकिन कई जगह पे मजबूरी भी आ गई रियासत की, जैसे आपको भी एज ए रियासत मजबूर होना पड़ा, गोल्डन टेम्पल पे हमला करना पड़ा। वो की लीडर ही थे जिनको आपको मारना पड़ा। तो उसके बाद जो जो हुआ आपको पता है कि वो उन्हीं में मारी गई, उन्हीं उसी दंगे में। उसके बाद जो दिल्ली में फसादात हुए, और वो आप जानते हैं कि आपने उसकी कितनी बड़ी सजा भुगती। तो हमने भी अकबर बुक्टी के मारे जाने के बाद बड़ी सजाएं भुगती हैं बलूचिस्तान में। तो अब थोड़ा मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी देखते हैं कि आगे स्टेट की क्या चलती है। मेरे ख्याल में जो ये अब बंदूक बीएलए और टीटीपी जैसे लोग हैं, इनके साथ तो बात करना मैं नहीं समझती। एज ए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के पास चले जाए, कोई नहीं कहेगा कि अब इनसे बात करें, क्योंकि ये जबान समझते ही नहीं। अच्छा हमारा, अब एक बात आप बताएं, अब नवाब अकबर बुख्ती नहीं है, नवाब जी खैर बख्श मरी, कराची में उनका इंतकाल हो चुका है। जी ठीक है जी ना। बिल्कुल। और अब्दुल मालिक बलोच अ, हैं, उनसे बात कीजिए, वो सच ए ब्रिलियंट हाँ, पर्सन। तो अब तो नवाज शरीफ के होते अब हैं तो वजीर नवाब आला रहे नहीं हैं। रहे ना। अब तो नवाब नहीं रहे ग्राउंड पे। ज्यादातर जो हरबयार मरी, और ये जो ये जो क्या बोलते हैं, हरबयार मरी और बरामदाद नहीं, अभी भी बुख्ती और कबाइल बाकी है ना, 18-17, 18-17, 18 कबाइल है। कबाइल जो कबीले का लीडर, वहां का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है जुनेद, वहां पे जमीनें नहीं है वहां पे। अच्छा, कबीले का भी ऐसा नहीं है कि फिर अवाम जो है वो कोई उनके ऐसे सिंध और पंजाब जैसे ऐसे पैरों में पड़ी होती है, ऐसे नहीं है। वहां पे जो वहां का नवाब या वहां का जो लीडर होता है ना, उसकी बात वो जरूर सुनते हैं, लेकिन वहां पे बराबरी की बात है। वहां पे ज़रात नहीं है कि आप उसके डिपेंडेंट नहीं है, आप उसके रोटी के लिए अपने सरदार पे ज्यादा। तो सरदार के साथ वहां के बलोच जो आम आवाम भी है ना, आम आवाम ही पैर नहीं पकड़ती अपने सरदार का। ये सिंध में पंजाब के वडेरे हैं जो पैर पकड़वाते हैं, या फिर जमीन पे एग्जैक्टली बिठाते हैं। माई वो जमीन पे पॉइंट। नहीं, वो वडेरे के वो नवाब के साथ बैठते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, अब जब नवाब नहीं है और नवाबों के हाँ हाथ से चीजें निकल गई हैं, तो हाँ अब जी, आपको अब आवाम कौन से रोक बात रहा करनी है? चाहिए। हाँ, अब अब आवाम आप से बात कौन करनी रोक चाहिए। रहा है? हाँ, तो आप जी जी करें ना, किसने रोका है? ठीक है, बिल्कुल अगर आप जुनेद, कर इसी पाए इसी तो बेहतर है। इंसर्जेंसी पे काबू पाकर उसके बाद मेरे ख्याल में पूरा मुल्क जो है एक जुबान होकर स्टेट सिर्फ यही कहता है कि अब इनसे बात कीजिए, अब इनकी पॉलिटिकल जो असल रिप्रेजेंटेशन है उसको आगे लेकर आइए। हम तो पंजाबी सवाल करते हैं, सिंधी कहते हैं। तो जब हम पूरा मुल्क एक जुबान है कि इस पर काबू पाए, और उसके बाद जनाब उनकी रियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेकर आगे आए और उसको हल करें। तो मैं समझती हूँ, एक उम्मीद है मेरे दिल में
पहले हम नहीं बोलते थे, हम सारा पाकिस्तान चुप थे, हम कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। अब पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, पूरा पाकिस्तान कहता है कि जनाब अब वो नहीं है, आप इनको बीएलए को भी काबू करें, लेकिन उसके बाद वहां की जो रियल वो पॉलिटिकल लीडर है उनको सामने लेकर अब हम सब सवाल करते हैं। जब हम इतने लोग सवाल करते हैं तो मैं रखती हूँ उम्मीद कि शायद अब स्टेट को 10 दफा सोचना पड़ेगा जब वो आगे वो स्ट्रेटजी बनाएगी ना, क्योंकि हम आम पंजाबी, आम सिंधी, आम पठान वो सब कहते हैं कि भी बलोच की जो असल पॉलिटिकल क्लास है उसको ऊपर लेकर आए। जब एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे लीडरशिप ग्राउंड से ग्रो होती है, कैंपस पॉलिटिक्स और बाकी चीजें, वो ऑर्गेनिक प्रोसेस बहन है बंद हो चुका है पाकिस्तान में, वो। हाँ तो वो बलोचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बंद है, आपको पता है? हाँ तो जब तुलबा वो की ऑर्गेनिक प्रोसेस, तंजीमों पे पाबंदी है हाँ मुझे पॉलिटिक्स में। पता है ना, कहाँ इसलिए से आएंगे जब वो लीडर? जब वो लीडर तो जीएचक्यू गेट नंबर 4 से ही आएंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है हमें, ठीक है। और जब तक ये गेट नंबर 4 से आएंगे तब तक यही ऐसे ही देखिए हालात कुछ हद रहेंगे। तक ये बात आपकी सच है, मैं पता है क्यों एग्री, क्योंकि देखिए जब तुलबा पे आपने पाबंदी लगाई हुई, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपका वो कोई ये ज्यादा दौर से चल रही है और आपने ये पाबंदी खत्म नहीं की, कोई तंजीम साजी नहीं कर सकता कोई, तो फिर कहाँ से आएगी लीडरशिप? फिर यही वडेरे हैं ये। अच्छा वो सारे जो आप कहते हैं ना जीएच को, अच्छा यही शक्लें आपको पीटीआई में भी नजर आएंगी, नून लीग में भी, पीपीपी में भी, जब हुकूमत में होंगे रोटेट करते रहेंगे वही वडेरे, वही जागीरदार, वही पैसे वाले लोग, वही बड़े बिजनेसमैन, यही शक्लें आपको हर जगह नजर आएंगी। इसमें कोई आम आदमी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आम आदमी की पॉलिटिक्स पे पाबंदी है। हमारा बच्चा पॉलिटिक्स सोच भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, तंजीम साजी नहीं कर सकता, बैन है हम लोग। हम तो फिर भी नहीं रोते जनाब। कुछ सही हो 100 गया। फैमिलीज हैं जो रूल करती हैं आपके हाँ यहाँ जी, वही कर पॉलिटिक्स को रही है पूछ। शुरू से आज तक। अच्छा जुनेद और अमारा मैम, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर हम इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे तो 5 घंटे भी आज रात गुजर दोनों के जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे। असल में हमारे और आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमारे जहन काफी मिलते जुलते हैं, तो हमारी बात जो है वो फिर लंबी हो जाती है थोड़ी, तो आपको बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही जब बीच में जहन जो, मिल जाए तो इंसान जो मिलते है वो जुलते नहीं काफी है, जो है आई ना एग्री टू व्यूज डिसएग्री, एक्सचेंज और नॉलेज मेरा यही एक्सचेंज कहना करेगा। है। हम नहीं, मैं भी कई लेकिन कई घंटे भी स्टिल गुजर जाए तो फर्क नहीं आप पड़ता। अपनी जगह पे एक पुरअमन इंसान है, मैं अपनी जगह पे, मैं उस पे बिलीव करती हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आप भी इस पे करते हैं कि मैं अपना रख सकती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात मिलती है। जो इंसान अगले बंदे को कहे ना कि वो तुम अपना, तुम्हारा नजरिया तुम रख सकते हो, मैं अपना रख सकती हूँ, तुम मेरा एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारा मानो डिसएग्री कर लो, लेकिन ये ना कहो कि तुम्हारा कोई हक नहीं कि ये बात करने का। तो इस पॉइंट पे हम लोग मेरे ख्याल में सेम है। सही हो गया। थैंक यू सो मच जुनेद और अमारा मैम, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक हमारे यू लिए इतना रिबा टू टाइम लिसनिंग अस। निकाला। थैंक यू। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। और अमारा मैम को मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी स्वेर तबीयत खराब होने के बावजूद वो हमें अब ऐसे हो रही है हमारे दोबारा पॉइंट बुखार, या मेरे ख्याल में प्रोग्राम लंबा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, चले, और ऊपर वाला आपको सेहत दे। थैंक यू। थैंक यू। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच।